हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट किंग। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सम्राट अशोक को। तो शुरू करने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अशोक भारत के सम्राट कैसे बने। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि बिंदुसार के दो पुत्र थे, एक था सुसीम और दूसरे थे अशोक। सुसीम तक्षशिला प्रांत के गवर्नर थे और अशोक मालवा और उज्जैन का गवर्नर था। जब दूसरी बार तक्षशिला प्रांत में विद्रोह हुआ तो बिंदुसार ने अशोक को भी सुसीम की मदद के लिए भेजा विद्रोह का दमन करने के लिए। उसी समय बिंदुसार बीमार पड़ जाता है और नए सम्राट बनाने की जरूरत पड़ जाती है बिंदुसार को। तब बिंदुसार चाहता था कि भारत का जो सम्राट है वह सुसीम बने। वह अशोक को पसंद नहीं करता था। मे बी अशोक को चर्म रोग, स्किन डिसीज था, इसलिए बिंदुसार अशोक को उतना पसंद नहीं करते थे और नहीं चाहते थे कि अशोक भारत का सम्राट बने। लेकिन जो बिंदुसार का महामंत्री था राधागुप्त, जो कि चाणक्य का पुत्र था, वह चाहता था कि अशोक भारत का सम्राट बने। तो राधागुप्त ने चालाकी से अशोक को बुलाया और अशोक को सम्राट बना दिया। तो इस प्रकार अशोक सम्राट बनते हैं और आगे को हम लोग पढ़ते हैं अशोक के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे अशोक सम्राट कब से कब तक रहा। 273 से 232 बीसी तक। कई जगह हमें मिलता है कि 269 से लेके 232 बीसी तक। 269 इसलिए क्योंकि 269 में अशोक का राज्यारोहण हुआ था। आगे देखते हैं। अशोक के जो पिता थे वो कौन थे? बिंदुसार थे और उनकी माता का नाम क्या था? सुभद्रांगी। ठीक। और अशोक का अन्य नाम क्या था? वर्धन था। वर्धन नाम अशोक का किसमें मिलता है? तो पुराणों में मिलता है। इनकी पत्नी थी, उनका नाम था वैदिशा देवी। वैदिशा से आई थी इसलिए विदिशा से। और अभिलेख में इनका नाम कारुआकी मिलता है। ठीक। अशोक के दो पुत्र थे, एक था महेंद्र और दूसरे थे कुणाल। अशोक के बाद भारत के राजा कुणाल बनते हैं और इनकी एक पुत्री होती है। कौन थी वो? संघमित्रा। बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए दक्षिण भारत में अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिण भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने किन्हें भेजा था। तो अगर सिंगल आंसर रहता है तो आप लोग को संघमित्रा लेना है। अगर संघमित्रा और महेंद्र दोनों रहेंगे तो महेंद्र और संघमित्रा दोनों को लेना है। जब अशोक सम्राट बना था तो वह मात्र 15 वर्ष की आयु के थे। कितने वर्ष के आयु थे? मात्र 15 वर्ष की आयु के थे। राज्यारोहण के मतलब 269 बीसी के 8वें वर्ष उनका युद्ध होता है। क्या होता है? कलिंग में, जिनको हम लोग कलिंग युद्ध के नाम से जानते हैं। और ये कब हुआ था? 261 बीसी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 बीसी में हुआ था। और कब हुआ था? तो राज्यारोहण के 8वें वर्ष अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था। किसके खिलाफ लड़ा था? तो यह लड़ा था अनंतनाथन नाम के राजा से लड़ा था। यह हमको बहुत ही रेयर मिलता है, बहुत ही रेयर। ठीक है। अनंतनाथन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कलिंग का युद्ध अशोक ने किसके खिलाफ लड़ा था तो आप लेंगे उसका आंसर अनंतनाथन। इस युद्ध को अशोक ने जीता, लेकिन इस युद्ध में काफी ज्यादा नरसंहार हुआ, जिसको देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वह बौद्ध धर्म अपना लेता है।
अशोक बौद्ध धर्म किसके कहने पे अपनाता है? तो आप आंसर लेंगे उसका निर्ग्रोथ। ठीक है, बार बार पूछा जाता है कि अशोक किसके कहने पर या किसके अभाव में आकर बौद्ध धर्म स्वीकार किए? तो निर्ग्रोथ, और कभी कभी उपगुप्त भी पूछता है। निर्ग्रोथ ना रखे ऑप्शन में उपगुप्त रहता तो आप उपगुप्त को आंसर लेंगे। अब इसके बाद वह बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए शिलालेख लिखते हैं, अभिलेख लिखते हैं। तो उन्होंने 14 वृहद शिलालेख लिखे और 3 लघु शिलालेख लिखे। ठीक, और क्या क्या लिखा उन्होंने? उन्होंने 7 स्तंभ लेख लिखे और 3 लघु स्तंभ लेख लिखे, जिसको हम लोग अभी बारी बारी से देखेंगे। और एक बात याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार एग्जाम में पूछता है कि अशोक के अभिलेख की भाषा क्या थी? तो भाषा क्या थी? प्राकृत भाषा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपसे बार बार क्वेश्चन यही पूछता है कि अशोक के अभिलेख की भाषा क्या थी? तो उसकी भाषा थी प्राकृत भाषा, और लिपि क्या थी? ब्राह्मी लिपि थी। क्या थी लिपि? ब्राह्मी लिपि थी। ठीक, उसके बाद ये जो जेम्स प्रिंसेप हैं, जेम्स प्रिंसेप ने अशोक को अभिलेख के पढ़ने में सफलता पाई। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक के अभिलेखों के पढ़ने की सफलता सबसे पहले किसने पाई थी? तो आपका आंसर क्या है? जेम्स प्रिंसेप। और कब सफलता पाई थी उसको पढ़ने के लिए? 1837, 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता पाई थी। ये हो गया। उसके बाद स्टेफन थेल्स ने 1750 में अशोक के अभिलेखों को खोजा था। तो अशोक के अभिलेखों की खोज किसने की थी? तो स्टेफन थेल्स ने की थी। तो चलो अब हम लोग देखेंगे अशोक के शिलालेख और स्तंभ लेख को। तो अब हम लोग देखते हैं अशोक के वृहद शिलालेख को। सारे शिलालेख को नहीं पढ़ना है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछ चुका है या फिर आने की संभावना है, वो सारे शिलालेख को मैं यहाँ से करा देता हूँ आप लोग को। तो हम लोग देखेंगे अशोक के शिलालेख को। ठीक है, वृहद शिलालेख को। तो अशोक के शिलालेख राज्य आज्ञा के रूप में है। किसके रूप में है? राज्य आज्ञा के रूप में है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक के शिलालेख किसके रूप में है, तो आपको आंसर लेना है क्या? राज्य आज्ञा के रूप में है। ठीक है, तो उसके बाद जो पहला शिलालेख है उसमें क्या लिखा है? पशु बलि की निंदा। यह जो पहला शिलालेख है इसलिए हम लोग को पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाता है कि अशोक के पहले शिलालेख में क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा? पशु बलि की निंदा। ठीक है, फिर दूसरा क्या है? पशु और मनुष्यों की चिकित्सा। ये भी आपको पढ़ना अनिवार्य है, पशु और मनुष्यों की चिकित्सा करना। ठीक है, तीसरा जो शिलालेख है उसमें क्या है? अशोक के तीसरे शिलालेख में हर 5 वर्ष में राजकीय अधिकारियों का उसके क्षेत्र में दौरा करना होता है कि उसके क्षेत्र का क्या हालचाल है। तो यह हो गया हमारा तीसरा शिलालेख, हर 5 वर्ष में राजकीय अधिकारियों का उसके क्षेत्र में दौरा करना। ये हो गया। उसके बाद चौथा आपका है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें लिखा है भेरी घोष की जगह धम्म घोष। ठीक है, ये जो धम्म है आपको एग्जाम में पूछता है, धम्म का अर्थ क्या है? तो धम्म का अर्थ होता है धर्म। क्या होता है धर्म का अर्थ? धर्म, जो कि एक पाली भाषा का शब्द है। क्या है? पाली भाषा का शब्द है धर्म। ठीक है, धम्म का अर्थ होता है धर्म। ठीक, इसका मतलब होता है कि साम्राज्य विस्तार की जगह धर्म विस्तार, भेरी घोष की जगह धम्म घोष। ठीक है, साम्राज्य विस्तार की जगह धर्म का विस्तार करना, ये होता है भेरी धम्म की जगह धम्म धर्म का अर्थ। ठीक है, उसके बाद जो 5वां शिलालेख है, 5वां शिलालेख में क्या बोलता है?
धम्म महामात्रों की नियुक्ति, यानी कि धर्म महामात्रों की नियुक्ति। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि कौन से शिलालेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति लिखा गया है। तो आपका आंसर क्या होगा? 5वां शिलालेख। ठीक, उसके बाद जो छठा शिलालेख है उसमें क्या लिखा है? आत्म नियंत्रण। क्या? आत्म नियंत्रण। किसमें? छठवां शिलालेख में। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछता है कि आत्म नियंत्रण कौन से शिलालेख में है। तो आपका आंसर होगा छठे शिलालेख में। उसके बाद जो 7वां शिलालेख है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाता है कि धर्म संदेश किस शिलालेख में लिखा गया है। तो आपका आंसर क्या रहेगा? 7वें शिलालेख। 7वें शिलालेख, स से 7, स से संदेश। ठीक है, तो 7वें शिलालेख में क्या है? धर्म संदेश। उसके बाद जो 13वां शिलालेख है ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। तो आपका आंसर क्या होगा? 13वें शिलालेख। तो 13वें शिलालेख में क्या है? कलिंग युद्ध का वर्णन। कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में। इतना याद हो गया। अब देखते हैं और क्या क्या हमको पढ़ना है अशोक के शिलालेख में। तो पहला है शहबाजगढ़ी और मानसेहरा। क्या है? शहबाजगढ़ी और मानसेहरा शिलालेख। ठीक है, जो कि पाकिस्तान में है। ठीक है, पाकिस्तान में है और इसकी लिपि क्या है? खरेष्ठी लिपि। क्या है? खरेष्ठी लिपि। तो आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा शिलालेख अशोक का खरेष्ठी लिपि में है। तो कौन कौन सा है? शहबाजगढ़ी और मानसेहरा। क्या क्या? शहबाजगढ़ी और मानसेहरा। ये हो गया। उसके बाद अशोक का नाम। अशोक का नाम क्या? देव नाम प्रिय। अशोक का नाम देव नाम प्रिय किस अभिलेख में मिलता है? यह आपसे पूछा जाता है। तो अशोक का नाम देव नाम प्रिय हमको कौन सा अभिलेख मिलता है? मास्की, गुर्जरा, नेयूर, उड़ेगोलम। ठीक है, किसमें किसमें? मास्की, नेयूर, गुर्जरा और उड़ेगोलम। ये 4 शिलालेख से हमको अशोक का नाम देव नाम प्रिय मिलता है। और ये हमको किसने बताया है? तो बताया है चार्ल्स बेडन ने। ठीक है, चार्ल्स बेडन ने बताया कि अशोक का नाम देव नाम प्रिय मास्की, गुर्जरा, नेयूर और उड़ेगोलम में मिलता है। ठीक है, और देखते हैं हम लोग क्या क्या पढ़ना है शिलालेख और स्तंभ लेख से। चलो तो देखते हैं स्तंभ लेख को। स्तंभ लेख है, इसका सबसे पहले हम लोग को क्या देखना है? छोटी लता जो मेरठ में है। छोटी लता जो मेरठ में है, बड़ी लता जो हमारा कहाँ है? टोपरा में है। छोटी लता, बड़ी लता मेरठ और टोपरा में है। इसको फिरोज शाह तुगलक ने, किसने? फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली ले गया। तो आपसे प्रश्न पूछता है कि छोटी लता बड़ी लता को किस शासक ने दिल्ली लेके गए? तो आपका आंसर रहेगा फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तुगलक वंश के शासक थे। उसके बाद ये जो कौशाम्बी का स्तंभ लेख है, क्या है? कौशाम्बी का स्तंभ लेख को अकबर इलाहाबाद ले गए। कहां ले गए? अकबर इलाहाबाद ले गए कौशाम्बी का स्तंभ लेख को। उसके बाद बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने 84,000 करीब स्तूप बनवाए थे। इसमें से जो सांची का स्तूप है ना? सांची का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, जिसको विश्व धरोहर की सूची, वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में शामिल किया गया है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अशोक की कौन सी स्तूप को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है? तो आपका आंसर क्या होगा? सांची का स्तूप। ठीक है, अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ कहाँ है? तो सारनाथ में है। अशोक स्तंभ सारनाथ में है ना? उसमें अशोक चक्र है। अशोक चक्र बना हुआ है। उस अशोक चक्र को भारत का जो तिरंगा ध्वज है, तिरंगा झंडा है, उसके बीच में जो अशोक चक्र है वो यही है ना? जो कहाँ मिला हम लोग को? सारनाथ में मिला है। ठीक है, और उसमें जो वाक्य लिखा गया है सत्यमेव जयते। ठीक है, उसमें क्या लिखा है?
सत्यमेव जयते, जो कि भारत का आदर्श वाक्य है। ठीक है, तो भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते हम लोग कहां से मिला है? अशोक स्तंभ सारनाथ से। ठीक है, ये भी याद रखना है। अशोक ने 2 नगर बसाए हैं, सॉरी 3 नगर बसाए हैं। एक बसाया श्रीनगर, कहां है श्रीनगर? तो कश्मीर में है। और देवपत्तन, ललितपत्तन, ये दोनों शहर कहां है? तो नेपाल में है। यह जो श्रीनगर को जो बसाया है अशोक ने कश्मीर में, इसकी जानकारी हमें मिलती है राजतरंगिणी बुक से, राजतरंगिणी पुस्तक से, जिसको किसने लिखा है? कल्हड़ ने। ये एग्जाम में पूछता है कि राजतरंगिणी किसने लिखा है? तो राजतरंगिणी किसने लिखा है? तो कल्हड़ ने लिखा है। किसने लिखा है? कल्हड़ ने लिखा है। ये भी हमारा भारतीय इतिहास का पुस्तक है। तो राजतरंगिणी किसने लिखा है? कल्हड़ ने लिखा है, जिससे हमें पता चलता है कि श्रीनगर शहर को अशोक ने बसाया था। तो ये थे सम्राट अशोक। इसके बाद राजा बनते हैं कुणाल, कुणाल के बाद बनते हैं दशरथ, दशरथ के बाद बनते हैं संप्रति, संप्रति के बाद बनते हैं शालीसुख, और मौर्य वंश के अंतिम शासक थे विहद्रक। विहद्रक की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की और एक नए वंश की स्थापना की, जो कहलाया शुंग वंश, जिसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो मेरा आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू।